इंडिया और कनाडा के बीच में क्या चल रहा है तो आप लोग देख ही रहोगे कुछ दिनों से। बट कनाडा की सिचुएशन क्या है लीडरशिप के मामले में, और उनकी सोच क्या है, और वो किन तरीक़ों से या मोड ऑफ ऑपरेशन उनका क्या है चीज़ें चलाने का या चीज़ें करने का, इसका आपको सबसे बड़ा उदाहरण अभी देखने को मिला है जब यूक्रेन के ज़ेलेंस्की आए थे कनाडा में, और उनकी चाटने के में चक्कर में बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के उन्होंने इतनी तालियां बजाई कि उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को जो कि नाजी वॉर एफर्ट का पार्ट था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, और वाफन एसएस जो कि उनकी एक ऐसी डिवीज़न थी जिसका काम ही सिर्फ जो यहूदी लोग हैं उनको पकड़ पकड़ के मारना था या उन पे अत्याचार करना था, या लाइक उनको गैस चैम्बर्स में ले जाना था, इस तरीके की चीज़ों में इन्वॉल्व थे वो लोग। एसएस एक बहुत ही बदनाम, नाजी अपने आप में एक बदनाम ग्रुप है या कंट्री है, थर्ड राइक जर्मनी, लेकिन जो एसएस है उसमें से वो उसका सबसे वर्स्ट पार्ट माना जा सकता है। अगर आप रेट करो कि कौन कितने घटिया थे या कौन कितने नीच लोग थे उनमें से, अ, उस पार्ट का एसएस का एक मेंबर जो कि यूक्रेनियन ओरिजिन का था। अगर आपको नहीं पता, यूक्रेन की बहुत बड़ी हिस्ट्री है नाजी वॉर एफर्ट में, क्योंकि सोवियत यूनियन का कब्जा था यूक्रेन पे। तो और यूक्रेन एक अपने आप को एक सॉवरन देश मानता है, उनकी थोड़ी सी डिफरेंट है संस्कृति और बोली जो रशियंस हैं उनसे। तो उन्होंने, क्योंकि जर्मनी ने हमला कर दिया था सोवियत यूनियन पे उस टाइम पे, तो उन्होंने जर्मन्स का साथ दिया बेसिकली ताकि वो अपनी फ्रीडम मेंटेन कर पाएँ, और उस साथ देने में वो इतना आगे चले गए कि वो फुल नाजीज को सपोर्ट करने लग गए, और उनके लोगों ने एसएस को ज्वाइन किया। शुट स्टाफल या कुछ कहते हैं उसकी फुल फॉर्म है जो जर्मन में। तो बहुत बड़ी संख्या में यूक्रेन में यूक्रेनियन ओरिजिन के नाजी हैं, जो कि थे, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड होने के बाद कनाडा में चले गए, दूसरी दूसरी जगहों पे चले गए। उसी टाइप का एक बंदा जो कि एसएस का मेंबर था, उसको, क्योंकि उसने सोवियत यूनियन के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी है, तो भाई जो भी सोवियत यूनियन के लड़ाई अगेंस्ट लड़ाई लड़ेगा, क्योंकि अभी पुतिन और यूक्रेन की जो सिचुएशन चल रही है, रशिया यूक्रेन की, उस वजह से वो हीरो होगा अपने आप ही। तो बुला के पार्लियामेंट में तालियां बजा के स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे थे कनाडा में ये लोग उनको। ठीक है, उन्होंने ये नहीं चेक किया कि अच्छा लड़ी तो थी उसने सोवियत यूनियन से लड़ाई, लेकिन किसके साथ मिलकर लड़ी थी, साथ किसका दे रहे थे, नाजी जर्मनी का। तो उस बंदे को बुला के इन्होंने स्टैंडिंग ओवेशन दिया है अपनी पार्लियामेंट में। इतने गंवार हैं ये लोग, इतनी इनको नॉलेज की घाट है, इनको कुछ पता नहीं है कि साला दुनिया में हो क्या रहा है, और इस तरीके से ये अपने ही बनाए हुए रेटोरिक में फंस रहे हैं और पूरी दुनिया से आज गालियां खा रहे हैं। और यही काम ये करते हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, जब ये ऐसे एलिमेंट्स को अपनी कंट्री में शरण देते हैं, उनको प्रॉप अप करते हैं इनफैक्ट इंडिया के अगेंस्ट जाने के लिए, और फिर फालतू का इल्ज़ाम लगाते हैं, ओ हमारी कंट्री में आकर तुमने मार दिया, हमारी सोवरेनिटी को तुमने धक्का पहुंचा दिया। अबे तुम जो अपनी कंट्री में बैठ के पूरी दुनिया की सोवरेनिटी को धक्का पहुंचा रहे हो, उसका कौन जवाब देगा? तो एक्सपोज जो नंगा बंदा होता है ना, वो एक्सपोज हो ही जाता है आज नहीं तो कल। वही नंगा हुआ है जस्टिन ट्रूडो और इनकी जो पूरी एस्टैब्लिशमेंट है आज के टाइम पे। आप देखिए ये वीडियो, इनके ऑपोजिशन लीडर है पियर पॉलिएवर नाम है इनका, कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर हैं आज के टाइम पे। मैंने कल परसों में भी एक वीडियो डाली थी जिसमें कि जो लास्ट कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर थे एंड्रू शिरेर, उन्होंने कैसे एक्सपोज किया था और कैसे बताया था कि ये जो जस्टिन ट्रूडो है ये इंडिया के ऊपर और या फिर अपनी दूसरी एजेंसीज के ऊपर अपने इल्ज़ाम लगा रहे हैं इस चीज़ में कि एक डिक्लेयर्ड टेररिस्ट इनके ग्रुप में इंडिया गया था। ये 2018 की बात है। जसवंत अटवाल या कुछ ऐसा नाम है उस बंदे का, अटवाल लास्ट नेम है शायद, जसवंत फर्स्ट नेम है। और श्रेया ने एक्सपोज किया टिपिकल एक स्पेसिफिक चीज़ें बता के कि इस वजह से इस वजह से इस वजह से, और सामने से भाई साहब बस रेटरिक दे रहे हैं। ये तो इंडिया में लेकर आ गए ये एक टेररिस्ट को, अभी अपनी पार्लियामेंट में एक नाजी को लेकर आ गए। क्या होमवर्क करते हैं ये लोग, क्या बैकग्राउंड चेक है इनका, क्या इनकी आइडियोलॉजी है ऐसी ऐसी चीज़ें करने के पीछे? इस सवाल का इनको जवाब देने की ज़रूरत है। कनाडा की जनता को, कनाडा एक्चुअली बहुत अच्छी कंट्री है, वहाँ के लोग बहुत डिसेंट लोग हैं। पूरी दुनिया में शायद अपने जो जनसंख्या है उसके रेशियो प्रोपोर्शन में सबसे ज़्यादा लोगों को अपनी कंट्री में रहने देने या फिर इमिग्रेशन देने में शायद कनाडा बाय फार नंबर वन होगा। ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि मिडिल ईस्ट, कतर, यूएई वगैरह में उनकी जनसंख्या के मुकाबले में इमिग्रेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वो वहाँ परमानेंट
रेजिडेंस नहीं है उनके पास। कनाडा में लोग परमानेंट रेजिडेंस लेके सिटीज़न बनते हैं, उनके पास वे टू सिटीजनशिप या पाथ टू सिटीजनशिप होता है। तो ऐसा कनाडा एकमात्र कंट्री है जो सबसे ज़्यादा अपनी रेशियो प्रोपोर्शन पॉपुलेशन के मुकाबले में लोगों को शरण देता है, या फिर शरण नहीं कहना चाहिए, जगह देता है, एक्सेप्ट करता है। तो कनाडा बहुत अच्छी कंट्री है, लेकिन उनकी जो इस्टेब्लिशमेंट है आज के टाइम पे, उनके जो लीडर्स हैं, ये जो वहाँ उनकी गवर्नमेंट है, वो जितना उनके बारे में कम कहा जाए उतना बेहतर है। वीडियो देखते हैं पियर पॉलिएवरकी की, क्या वो कैसे वो उन्हें आईना दिखा रहे हैं। Mr. Speaker, the question was for the Prime Minister, because indeed it is the Prime Minister's sole responsibility to guarantee the diplomatic success of major world leaders who come to this country. It is the Prime Minister whose government is responsible for both security and diplomatic vetting of everyone that comes in close proximity of a foreign leader on Canadian soil, particularly a foreign leader who is at war. The government has now admitted that they vetted everyone who was in attendance that day. Will the Prime Minister apologize for having vetted this individual and letting him come anyway? Mr. Speaker, like all members of this chamber, I am incredibly disappointed in the fact that this individual was invited, as you yourself, Mr. Speaker, have confirmed by you, was recognized in the gallery. I found out, just like every other member in this house at that time, that this individual was present. Okay, you found out जब वो प्रेजेंट था, उसके बाद जब ये सारा खुला मामला, तुमने देखा नहीं, तुमने पढ़ा नहीं कि तुमने किसको बुलाया अपनी पार्लियामेंट में, किसको तुम इतना बड़ा वो देने वाले हो। जो तुम्हारा स्पीकर है जिसने एक्सेप्ट किया है इस पूरी चीज़ का ब्लेम, और आई थिंक रिज़ाइन भी कर दिया है, उसने नहीं देखा कि मैंने करा क्या, मैं करने क्या वाला हूँ, ये बंदा कौन है जिसको मैं बुला रहा हूँ। यूरोस्लाव होम का नाम है बाय द वे उस बंदे का। और एक्चुअली इस फ्रेम में आप ये देखो, ये जो लेडी बैठी हुई है ना जस्ट इसके साइड में, लो लेफ्ट साइड लोअर बॉटम में जो लेडी जिसकी आप शक्ल देख रहे हो, इसका नाम है क्रिस्टिया फ्रीलैंड। ठीक है, ये आई एम नॉट श्योर कौन सा मिनिस्ट्री होल्ड करती है, लेकिन गवर्नमेंट में इसके पास कोई ना कोई मिनिस्ट्री है कनाडा में, मुझे याद नहीं है इस वक्त। इसका जो दादा था, इसने आई थिंक बैचलर्स और मास्टर्स किया हुआ है स्लाविक हिस्ट्री पे और रशियन हिस्ट्री पे, और इसने इस बात पे मतलब लाइक प्राउड जाहिर किया था कि कैसे मेरे दादा ने नाज़ीज़ के साथ मिल के लड़े थे या सोवियत के अगेंस्ट लड़े थे। इस बात पे शायद ये इसने क्लेम नहीं किया हुआ कि नाज़ीज़ के साथ मिल के लड़े थे, बट नाज़ी के साथ मिल के लड़ा था, उनकी वॉर एफर्ट का पार्ट था वो। और इसने और आई थिंक एक और लीडर है, मुझे नाम नहीं याद, इन दोनों ने मिल खूब मतलब इस बात पे प्राउड जाहिर किया था अपना। This is deeply embarrassing for us as parliamentarians, as Canadians, and it is something that I think all of us take extremely seriously, and I would ask my honourable colleagues not to politicize this moment. Mr. Speaker, politicize? तुम जो मर्जी कर लो, तुम नाज़ियों को बुला के पार्लियामेंट में काम कर लो, और सामने वाला बात ना करे उस बारे में, है बहुत बड़ी है। Prime Minister is responsible. He is in Ottawa today. He can get on his feet and answer for his massive diplomatic. अब जस्टिन ट्रूडो इतना बड़ा 2 नंबर आदमी है, उसको पता है कि ये कांड मैंने कर दिया है, ठीक है। और इंडिया वाला कांड तो भी पता नहीं कितने टाइम बाद, अभी तो उसने डाल दिया अपनी एजेंसी पे कि इन्वेस्टिगेट हो करेंगे तब आएंगे, प्रूफ लेके आएंगे। तो उसके बाद बोलता ना, प्रूफ लेके आने के पहले ही बोल दिया तूने। और ये अब इसको पता है कि इस चीज़ से तो मैं बाहर नहीं आ सकता, इसका जवाब तो मैं दे नहीं सकता। जवाब तो खैर वो किसी भी बात का नहीं देता, लेकिन इसका तो खैर क्या ही जवाब देगा वो आया ही नहीं पार्लियामेंट में। शाबाश बेटे। Embarrassment and shame. That minister admitted that the government vetted every single person that was here for the speech. That was the job of the government, which has an entire security and diplomatic apparatus set up for that purpose. Will he finally take responsibility for his latest embarrassment and apologize to Canadians for this massive event? बहुत सही बात की है, लेटेस्ट एम्बैरसमेंट, क्योंकि वो कंटिन्यूसली कनाडा को एम्बैरस कर रहा है डिफरेंट लेवल्स पे। Mr. Speaker, as a descendant of Jewish Holocaust survivors, I am personally very hurt by the fact that this chamber recognized. Then don't apologize for your Prime Minister. This individual, and I am sure that everyone feels the same way in this chamber.
The Parliamentary Protective Service had the appropriate screening in place to ensure the security of last Friday's event, and that is what I was referring to, Mr. Speaker. But what I can continue to say is that we all must take this seriously. It is the job of the Government of Canada, the Privy Council Office, which is the Prime Minister's personal department, the Prime Minister's security forces in the RCMP, to vet every single person that comes within proximity of a high-profile foreign war leader who is involved in a very difficult conflict right now. It was the job of the Prime Minister to protect that foreign leader from this massive embarrassment. If the Prime Minister failed to have vetting in place, then that in itself is a massive act of incompetence. Will he take responsibility and apologize for that? Mr. Speaker. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. तुम्हारी जिम्मेदारी थी हर किसी को वेट करना जो पार्लियामेंट में आया था. मैसिव इनकॉम्पिटेंस शो की तुमने उस चीज़ में, तुमसे गलती हुई है तो माफ़ी मांगो उस चीज़ के लिए. सिंपल बात है, बोलो कि हाँ गलती हुई है और माफ़ी मांगो उसके लिए. इसमें कौन सा इतना बड़ा पहाड़ टूट गया. और ये लेडी कह रही है कि मैं होलोकॉस्ट सर्वाइवर्स की डिसेंडेंट हूँ. तेरे को तो और सबसे ज़्यादा बोलना चाहिए हाँ, आई कंडेम्ड माई ओन प्राइम मिनिस्टर, आई कंडेम्ड जस्टिन ट्रूडो फॉर डूइंग दिस और फॉर अलाउइंग फॉर दिस टू बी डन. और ये अपोलोजाइज कर रही है उसके लिए. पॉलिटिसाइज करना ही उसका काम है, वो पॉलिटिशियन है. Knows just as well as everyone else in this chamber that the decision to invite this individual was yours, Mr. Speaker, and yours alone. That you did not inform the government or the Ukrainian delegation that you were inviting him or that you would recognize him. You made that public yesterday. The leader of the opposition knows that, and I would ask that he sticks to the facts. Thank you, Mr. Speaker. If the Prime Minister is so proud of how he conducted himself, he would be on the floor in the House of Commons today answering questions instead of hiding under a rock. Mr. Speaker, Canadians are sick and tired of a Prime Minister who never takes responsibilities for the things that happen under his watch. Whether it's the record high inflation or interest rates or the doubling of housing costs or the constant international embarrassments, he always finds someone else to throw under the bus. Are you that person? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया देख के यार. मोर पावर टू यू मिस्टर पॉलिएवर. आप बहुत अच्छा कर रहे हो. शायद करोड़ों कनेडियन, जो कि 3-4 करोड़ पॉपुलेशन है कनाडा की, मुझे लगता है करोड़ों कनेडियन आपको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे. आपकी इस ह्यूमैनिटी को जो आप सर्विस कर रहे हो, जो आप गेट रेड करा रहे हो, ये सेकंड ट्रूडो प्रॉब्लम से जो कनाडा फेस कर रहा है, सेकंड डिज़ास्टर नेम्ड ट्रूडो, जो कि इसका बाप भी ऐसा ही डिज़ास्टर था और आज ये उसका बेटा दूसरा डिज़ास्टर बन के आया. उससे जब आप इसको सेव करोगे, होपफुली कनाडा के लोग इतनी सेंस रखते हो इस सिचुएशन को पूरी तरीके से असेस करने की और आपको वोट दें इस बार और आप बनो प्राइम मिनिस्टर. एंड ऑल द गुड विशेस फॉर यू. और एक चीज़ जो मैंने बात नहीं की इस पर, ये जो चीज़ हुई है ना, इसका देखो, रशिया और यूक्रेन का ओवरऑल जो सिचुएशन है ना, उस पर मेरे विचार जनरली वेस्ट के जनरल विचार के साथ अलाइन नहीं करते. मेरे विचार अलाइन करते हैं इस बात से कि कहीं ना कहीं रशिया इस चीज़ में जस्टिफाइड था किसी हद तक, क्योंकि वो अपनी सिक्योरिटी को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकता. नेटो एक्सपेंशन कंटिन्यूसली करे जा रहा था उसकी बॉर्डर की तरफ. ठीक है, रशिया ने बहुत पहले कह दिया था यूक्रेन इज़ अ रेड लाइन, आप मत करो. 2008 से ये चल रहा है. ठीक है, 2008 से एक्टिव एक्शन चल रहा है ऑन ग्राउंड. वेस्ट सुन के राज़ी नहीं है. ठीक है, आपको वॉर चाहिए, वॉर ले लो, देखते हैं क्या होता है. ठीक है, ये रशिया का कहना है. तो मैं कहीं ना कहीं सिंपथाइज़ करता हूँ उनके जो रीज़न्स हैं इस वॉर में जाने के लिए उनके साथ. अब उसमें इस बात का मुझे अफसोस है कि आम यूक्रेनियन नागरिक की जान जा रही है, जो कि एक सैड सिचुएशन है. और बहुत सारे रशियंस भी मर रहे हैं, बहुत सारे यूक्रेनियन और लोग मर रहे हैं, दुनिया में केओस फैला हुआ है. बट आई थिंक इसकी मेन सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी नेटो पे जाती है कि वो जब कंटिन्यूसली एनक्रोचमेंट करे जा रहे हैं, रशिया का जो एक सेफ्टी जिसे कहते हैं बफर जोन है उसके अंदर. क्योंकि अगर आपको नहीं पता, थोड़ा बहुत अगर आप नहीं पढ़ते इतना, तो रशिया फ्लैट लैंड, रशिया और ईस्टर्न यूरोप सारा फ्लैट लैंड है बेसिकली. और अगर कोई आर्मी बढ़ना चाहे रशिया की तरफ तो बड़ी इजीली बढ़ सकती है, क्योंकि कोई
नेचुरल बॉर्डर्स नहीं एग्जिस्ट करते, माउंटेन्स या रिवर्स या इस तरीके की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती जो रोके आर्मीज़ को आने की तरफ रशिया से। तो रशिया हमेशा नेटो और अपने बीच में कुछ कंट्रीज़ का गैप रखना चाहता है। जैसे नॉर्थ में बेलारूस है, साउथ में यूक्रेन था। बेलारूस के साउथ में यूक्रेन एक बहुत बड़ा ऐसा लैंड मास था जो नेटो का मेंबर नहीं था, तो एक बफर एग्जिस्ट कर रहा था। आप कह सकते हो कि और नॉर्थ में जो बाल्टिक कंट्रीज़ हैं, एस्तोनिया, लातविया, लिथुआनिया, वहाँ वो भी तो नेटो मेंबर है। बट वो कंट्रीज़ कोई इतनी बड़ी वहाँ पे इतनी बड़ी कोई हरकत की नहीं जा सकती रशिया के अगेंस्ट। अगर करेंगे भी तो रशिया के पास इनफ जगह है उधर ब्लॉक करने की। वो फ्रिजिड आर्कटिक रीजन्स हैं बेसिकली। उसके बाद जो फिनलैंड का बॉर्डर है वो वहाँ पे आई थिंक कोला पेनिनसुला रीजन पड़ता है रशिया का, जो कि बिल्कुल ही लिटेड है, लिटर्ड है, क्या कहते हैं, जो ये इस तरीके के चिप्स होते हैं या सेंसर्स होते हैं जिससे आप मूवमेंट डिटेक्ट करते हो। तो वहाँ अगर वो हरकतें करेंगे, रडार्स होते हैं, वहाँ अगर वो कोई हरकत करेंगे, रशिया बहुत ही ईजिली प्रीएम्प्ट कर सकता है उस चीज़ को। वो काइंड ऑफ, और वहाँ का वेदर काइंड ऑफ एक नेचुरल बैरियर प्रोवाइड करता है। बट यूक्रेन फ्लैट लैंड है भाई। यूक्रेन से रशिया के बीच में कोई चीज़ ही नहीं है जो रोक सके अगर आर्मीज़ आना चाहे तो ये एक बैकग्राउंड मैंने थोड़ा सा दे दिया कि मैं क्यों सिंपैथेटिक फील करता हूँ टूवर्ड्स रशिया इस एफर्ट में। अब जो हो रहा है ग्राउंड पे, अत्याचार ही है, लोग मर रहे हैं, वो एक अलग बात है। बट अब इस सिचुएशन को रशिया फ़ायदा उठा सकता है इस चीज़ का, क्योंकि रशिया कहता आ रहा है कि यूक्रेन जो है वो हार्बर करता है नाज़ीज़ को, और इसलिए वो रशियन ओरिजिन की जो पॉपुलेशन है उनके अगेंस्ट है डॉनबास रीजन में। इसलिए ये भी एक रीज़न है हमारा हमला करने का। अब जब वो ये देखेंगे कि कनाडा की पार्लियामेंट में एक नाज़ी बंदा आके जेलेंस्की के उसमें प्रेजेंट है, और कनाडा की गवर्नमेंट और जेलेंस्की दोनों तालियां बजा रहे हैं उस बंदे के लिए, तो रशिया बोलेगा कि देखा नहीं था, मैंने कहा नहीं था कि ऐसा है, ये देखो ये हो रहा है। और वेस्ट की गवर्नमेंट्स भी इस चीज़ में एड कर रही हैं यूक्रेन को। तो वो रशिया फ़ायदा उठाए, अच्छी चीज़ है बुरी चीज़ है, ये एक अलग बात है। बट ट्रूडो ने जो वो अपॉर्चुनिटी दे दी है उन लोगों को ये करने के लिए, वो है कनाडा की बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट, एंड ऑल टुगेदर पूरे वेस्ट में कनाडा की एम्बेरसमेंट।